हेलो बच्चों, मैं अभिषेक चौधरी पैराडाइज फैमिली में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारे क्लास 9th के केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेकंड पार्ट। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लें। चलिए, आज हम सेकंड लेक्चर में क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पर, फिर हम देखेंगे कि सिंपली प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एनोड्रेजेस की, और इसके बाद हमारा डिस्कशन होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। और लास्ट टॉपिक जो रहेगा वो थॉमसन एटॉमिक मॉडल नहीं रहेगा, बल्कि वो रहेगा डिस्कवरी ऑफ एटम। ठीक है ना। इसके बाद हम किस पर स्टडी करेंगे? एटम पर। तो ये 4 टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम फर्स्ट टॉपिक से अपनी स्टार्टिंग करते हैं, जो कि है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के बारे में ख्याल कैसे आया? तो एक्चुअली में क्या था, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हो चुका था और जो हमारा एटम था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वहां पर कोई नेगेटिव पार्टिकल अवेलेबल है फिर भी एटम न्यूट्रल है? जरूर उस नेगेटिव पार्टिकल के चार्ज को कोई कैंसिल आउट कर रहा है। क्या दिमाग में आया कि जरूर एटम का जो नेगेटिव चार्ज है उसको कोई ना कोई कैंसिल आउट कर रहा है, मतलब एटम के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव पार्टिकल है। और यहां से एक हम कह सकते हैं कि एक लीक मिली या फिर एक छोटा सा डायरेक्शन मिला डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को। कैसे कि भैया जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन जो था वो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव था जबकि एटम फिर भी पॉजिटिव था, तो लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन ने टच किया कि भाई साहब जरूर इसके अंदर कोई पॉजिटिव पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर रहा है, जिसकी वजह से एटम न्यूट्रल है। तो यहां से क्या स्टार्ट हुआ? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो सिंस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जैसा कि हम जानते हैं कि एटम जो है वो कैसा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, देयर हैड टू बी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटम। जिससे क्या दिमाग में आया कि जरूर एटम के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, टू न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज ऑफ द एलिमेंट, जो उस एलिमेंट के नेगेटिव एलिमेंट कॉल्ड प्रोटॉन, सही है, जो उस एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन के एलिमेंट के अंदर किसके इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो इसी से हमें मिला डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। क्लियर हो जाएगा। चलिए हम आपको थोड़ा सा और कुछ हिंट कर देते हैं, कुछ बेहतर से दिखाते हैं कि आखिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुई। तो सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई, इसके अंदर एक फिक्स गैस ली गई, 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए, एनोड और कैथोड। ये एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। इसके अंदर वेरी लो प्रेशर पर हमने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, तो एनोड से कैथोड की ओर हैवी स्ट्रीम निकली, हैवी पार्टिकल से बनी हुई स्ट्रीम। और ये जो हैवी पार्टिकल थे यही थे प्रोटॉन। और चूंकि एनोड से कैथोड की ओर ये स्ट्रीम आ रही थी, इसीलिए इस स्ट्रीम को नाम दिया गया एनोड रेजेस। क्या नाम दिया गया? एनोड रेजेस। जरा मैं फिर से एक बार आपको ये पूरा क्लियर दिखाता हूं। सबसे पहले क्या लिया गया? एक डिस्चार्ज ट्यूब, इसके अंदर एक हमने इलेक्ट्रोड लगाए, पॉजिटिव एनोड नेगेटिव कैथोड, हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड की वेरी लो प्रेशर पर किसी गैस में, तो एनोड से कैथोड की ओर हैवी पार्टिकल्स की एक स्टीम निकली। वो जो हैवी पार्टिकल की स्टीम थी, स्टीम को नाम दिया गया एनोड रेजेस। चूंकि एनोड से निकल रही थी तो नाम एनोड रेजेस, और चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी थी इसीलिए उस पॉजिटिव पार्टिकल को नाम दिया गया प्रोटॉन। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर दिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से। यहां से हमने चर्चा की प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेजेस। प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेजेस से मतलब ही डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से था, क्योंकि ये जो एनोड रेजेस थी वो प्रोटॉन से ही बनी थी। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम वाज शोन बाय ई गोल्डस्टीन। ये एटम की एग्जिस्टेंस, एटम के अंदर जो प्रोटॉन की एग्जिस्टेंस है, एटम के अंदर जो प्रोटॉन की एग्जिस्टेंस है, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया ये किया था गोल्डस्टीन ने। व्हेन गोल्डस्टीन पास्ड electricity at high voltage through a gas at very low pressure taken in a discharge tube। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, गोल्डस्टीन ने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की वेरी लो प्रेशर पर किसी गैस में, जो गैस उस डिस्चार्ज ट्यूब में ली गई थी। तो रिजल्ट क्या मिला? स्टीम ऑफ हैवी पार्टिकल। तो हैवी पार्टिकल्स की एक स्टीम निकली, आर गिवन आउट बाय द एनोड। कहां से ये बाहर निकली? एनोड से। चूंकि एनोड से निकल रही थी, दिस स्टीम ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड एनोड रेजेस। चूंकि ये एनोड से निकल रही थी इसलिए इनको हमने क्या नाम दिया? एनोड रेजेस। एंड एनोड रेजेस कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। और ये जो एनोड रेजेस हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी थी, और उन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को ही क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन नाम दिया गया। देखिए ध्यान से, मैं आपको क्लैरिटी देता हूं इस चीज की, ध्यान से देखिएगा।
एनोड रेजेस ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये जो एनोड रेजेस है कैसे ट्रेवल कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में। जैसा कि आपने देखा कि ये एनोड से निकली थी और कैथोड की ओर जा रही थी। कैसे, कहां से निकली, एनोड से कहां जा रही, कैथोड से। कैसे जा रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। कैसे जा रही थी, स्ट्रेट लाइन। तो हम कह सकते हैं कि एनोड रेजेस जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। आगे देखिएगा, सेकेंड पॉइंट क्या था, एनोड रेजेस प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल इफेक्ट। ये जो एनोड रेजेस है ये कौन सा इफेक्ट शो करती हैं, ये मैकेनिकल इफेक्ट शो करती है। भैया इन पर चार्ज अवेलेबल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और जब चार्ज अवेलेबल है तो मैकेनिकल इफेक्ट शो करेंगे। नेक्स्ट क्या था, आपको पहले से पता है कि एनोड रेजेस आर पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है इसलिए ये रेजेस भी पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। द नेचर ऑफ द एनोड रे डिपेंड अपॉन द गैस। एक चीज याद रखिएगा, जैसे कि आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस ली गई, इस चीज का कोई फर्क नहीं था। और कोई फर्क ना होने का रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो निग्लेक्सिबल है। लेकिन चूंकि ये हम एनोड रेजेस की बात कर रहे हैं, यहां गैस का इफेक्ट वैल्यू करता है। मतलब हमने डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस ली है ये आवश्यक है। मतलब ये जो एनोड रेजेस है वो उस गैस पर डिपेंड करती है। चलिए इसके ठीक बाद चलिए अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन, कि प्रोटॉन का बेसिक कैरेक्टर क्या है, जिसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे मास ऑफ द प्रोटॉन। और ये जो प्रोटॉन का मास होता है ना बच्चा, वो होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। लेकिन ये तो बाद की बात है, ये तो बाद की बात है। आपकी जानकारी में ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन जो होता है इसका मास जो है, एक्चुअली में जो हम एटॉमिक मास यूनिट पढ़ते हैं ना, एटॉमिक मास यूनिट, एटम के मास को मेजर करने वाली यूनिट, इसको हम यूनिट भी बोलते हैं, वो 1 यूनिट जो है वो हाइड्रोजन के मास के बराबर ही है। और हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। आपको पता है कि हाइड्रोजन हमें 3 फॉर्म में मिलता है, प्रोटियम, ये हमारा मेन फॉर्म है हाइड्रोजन का, और इसके अंदर न्यूट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है। तो जो भी मास है वो प्रोटॉन का है, और इसका मास जो है वो 1 AMU होता है। तो हम मान सकते हैं कि ये जो 1 AMU मास है ये प्रोटॉन का मास होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पहले से निग्लेक्सिबल, इलेक्ट्रॉन जो है पहले से उसका मास निग्लेक्सिबल, न्यूट्रॉन जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, तो मास जो है वो सारा का सारा किसका होगा, प्रोटॉन का। तो 1 AMU होता है 1 प्रोटॉन का मास। तो द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज फॉर ऑल पार्टिकल्स, आगे दिया गया है, रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 AMU एंड द एब्सोल्यूट मास, अगर हम फिक्स मास की बात करें, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम, ये मास होता है प्रोटॉन का। अब हम चर्चा किसके करेंगे, अब हम चर्चा करेंगे चार्ज ऑफ प्रोटॉन। एंड नेवर फॉरगेट, ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है और जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो सिमिलर होता है। सिमिलर मतलब इक्वल अमाउंट में होता है, लेकिन अपोजिटली चार्ज। अपोजिटली कैसे सर, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। वेरी गुड, बच्चे होशियार हो गए, ये तो पहले ही बता चुके हैं ना, ये तो आपको भी पता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, तो बहुत अच्छी बात है। सेम हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, द प्रोटॉन हैज इक्वल एंड अपोजिट। ये ध्यान रखने वाली बात है, चार्ज कैसा है, इक्वल है, और साथ ही साथ अपोजिट है। अपोजिट से मतलब वो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन शोन इन द एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज था कितना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज था 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। और ये जो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 था, ये माइनस का चार्ज था इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यही चार्ज प्रोटॉन के लिए हो जाएगा पॉजिटिव, और दैट इज इक्वल अमाउंट 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन में किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, हम अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। और अगर कोई तकलीफ है तो आप मैसेज में मेंशन कर दीजिएगा, वो टॉपिक हम आपको दोबारा से समझा देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ एटम। तो जब शुरुआत में डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी, तो डाल्टन का मानना तो ये था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो तब तक तो ठीक था। लेकिन अब क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हो गई। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी हो गई और प्रोटॉन की भी। और ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ये थे तो एटम के अंदर ही ना, और जब एटम के अंदर थे तो कहां थे, कहीं तो होंगे। देन इट शुड बी मस्ट कि हम उनकी लोकेशन को ट्रैक करें, हम क्लैरिटी दें कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां है और प्रोटॉन कहां है, तो वहां से हमें एक कंप्लीट स्ट्रक्चर मिलेगा एटम का। चलिए तो देखिए बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ एटम में। द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सजेस्टेड दैट द एटम आर डिविजिबल। पहले क्या मानते थे कि एटम स्मॉलेस्ट है, इंडिविजिबल है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर्ड हो गए तो पता चला कि भैया ये स्मॉलेस्ट नहीं है,
इट इज ऑल्सो मेड बाई सब एटॉमिक पार्टिकल। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल थे कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो कि उस समय डिस्कवर्ड हो चुके थे। तो उनसे पता चला कि एंड देयर डू हैव एन इनर स्ट्रक्चर, कि जरूर एटम डिविजिबल है और उसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर है। अंदर के स्ट्रक्चर से मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जहां पर अरेंज्ड है। आफ्टर द डिस्कवरी दैट atom contain electron and proton, it become necessary to find out how these electrons and protons were arranged in the atom। ये कंपलसरी हो गया, ये जरूरी हो गया जानना कि आखिर अगर एटम के अंदर ये पार्टिकल हैं तो कहां हैं और कैसे अरेंज है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट सामने आए वो थे जे थॉमसन। और जे थॉमसन ने सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश की, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बताने की कोशिश की कि किस तरह से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अरेंज होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो स्ट्रक्चर था या जो मॉडल था वो पूरी तरह से फेल रहा, क्योंकि उन्होंने अपने मॉडल को एज अ वाटरमेलन कंपेयर करके बता तो दिया, लेकिन वो उसको साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं कर पाए। और साथ ही साथ जो दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने और वर्क किया, उनकी थीसिस भी इनके इस मॉडल को कोई भी सपोर्ट नहीं करती थी, तो इनका मॉडल फेल हो गया। लेकिन सबसे पहले मॉडल की अगर बात की जाए तो वो मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। तो जे थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू बी प्रपोज द मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हम याद रखेंगे कि जे थॉमसन पहले साइंटिस्ट थे, भले इनका मॉडल फेल हो गया लेकिन पहला मॉडल जो दिया वो जे थॉमसन ने दिया। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसका वीडियो के मार्फत या वीडियो के थ्रू आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार।